अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ख़बरहार पॉडकास्ट में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज डॉक्टर रूबा भी शामिल हैं। और इसकी एक ख़ास वजह है कि फ़ाइनेंस के मामलात में आपने देखा होगा कि ख़वातीन कदरे कम दिलचस्पी रखती हैं। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान का ये कहना था कि आने वाले दिनों में वो इस तरफ भी खुसूसी तवज्जो देने जा रहे हैं कि ख़वातीन की जो फ़ाइनेंशियल इलिटरेसी, ये फ्रेज़ है, इसको मिसोजिनी ना करार दिया जाए, कि वो जो इलिटरेसी है उसे एलिविएट करने, उससे ख़त्म करने के लिए क्या क्या इक़दामात ज़रूरी हैं। और इसी का एक शाखसाना ये कि हम आज गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। डॉक्टर साहबा भी हमारे साथ हैं। अब्दुर्रहमान नजम मेरे मेहमान थे आज से चंद हफ़्ते पहले। मैं उनके बारे में थोड़ी सी तमहीदी तारुफ़ी गुफ्तगू करना ज़रूरी समझता हूँ। मैं पहले भी कहता था कि इज़ वन ऑफ़ माई मोस्ट फेवरेट फाइनेंशियल विज़र्ड्स। लकीली इज़ वन ऑफ़ द यंगर वंस जो कंपैरेटिवली मुझे पसंद है। और पसंद की वजह खुसूसी तौर पे ये है कि अब्दुर्रहमान नजम की बताई हुई बात फ़ाइनेंस से मुताल्लिक़ ही क्यों ना हो, क्योंकि फ़ाइनेंस मेरे लिए इंतहाई पेडांटिक और मुश्किल अदक फील्ड है, लेकिन जिस तरह वो एक दीन आसान तहरीक के तहत लोगों को दीन समझाया जाता है, मैं समझता हूँ कि फ़ाइनेंस आसान तहरीक के तहत अब्दुर्रहमान नजम हमें फ़ाइनेंस समझाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज समझाते हैं, हमें मुख्तलिफ़ ज़ेरो बम जो हैं इस फील्ड के, असरार व रमूज़ हैं, जो विसिसिट्यूड्स हैं इस फील्ड के, वो समझाते हैं। अब्दुर्रहमान नजम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आज फिर आप तशरीफ़ लाए हैं। और ये भी मैं अपने व्यूअर्स को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये मोहब्बत दो तरफ़ा है, अकेली हमारी तरफ से नहीं है, ये दो तरफ़ा ट्रैफिक है। क्योंकि अब्दुर्रहमान नजम साहब ने चंद दिन पहले खुसूसी मोहब्बत का इजहार किया था। ही वॉज़ इन पाकिस्तान और कह रहे थे कि मेरे एनालिटिक्स बताते हैं कि आपका किया हुआ इंटरव्यू कंपैरेटिवली, बस इस हवाले से उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो फिर ख़ुद सताई के ज़ुमरे में आएंगी। और यानी इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसका पार्ट 2 भी होना चाहिए। इसका पार्ट 2 भी होना चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि इन्होंने चैट जीपीटी से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मांगी और चैट जीपीटी ने मेरे हक़ में बहुत सारे दलाइल दिए और मुझे यकीन हो गया कि चैट जीपीटी भी पीटीआई से ताल्लुक़ रखता है। चुनांचे आज गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अब्दुर्रहमान नजम साहब, आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे नए व्यूअर्स से उनके लिए अपना एक तारुफ़ी खाका जो है वो पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है फिर से मौका दिया। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम अब्दुर्रहमान नजम है और मुझे इन्वेस्टिंग का, फाइनेंशियल बिजनेसेस के बारे में पढ़ने का बहुत शौक़ है। जर्नी मेरी पिछले 10-12 साल की ऐसे है कि वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स को समझते हुए और फिर उसको पाकिस्तान पे अप्लाई करते हुए पिछले 10 साल में मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को जो है उसको एक तरह से अपना लिया और उसके जो सारे प्रिंसिपल्स थे उसको पाकिस्तान पे अप्लाई किया, देखा कि इससे लोगों की कैसे बेहतरी हो सकती है। और इस पूरे टाइम में मैंने ये देखा कि पाकिस्तान में फ़ाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना बहुत कम है। लोग जो है पैसे सेव अगर कर भी लेते हैं, जिनकी इनकम अच्छी हो, उसको बैंक में रख देते हैं या किसी तरीके से किसी ऐसी जगह डाल देते हैं जहाँ पे कोई रिटर्न नहीं आता। तो मेरा पूरा अब मिशन यही है कि लोगों को समझाना कि आपके जो पैसे हैं वो भी आपके लिए काम कर सकते हैं, वो भी आपको जो है एक पैसिव इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का सिंपल असूल है कि सैलरी इज़ गुड फॉर डेली एक्सपेंसेस, लेकिन जो वेल्थ है वो एसेट से ही बनती है और एसेट्स बनाने के लिए आपको करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट। हम सबको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे आपने बताया, आज हम विमेन फाइनेंशियल लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए होती है। इसको मैं आपको ना 2 सिंपल तरीक़ों से एक्सप्लेन करता हूँ। आप मुझे बताएं, आपके पास 2 ऑप्शंस अगर हों। एक ऑप्शन है आपके पास एक बैंक अकाउंट है, लेट्स से उसमें 50,000 रुपये पड़े हुए हैं। एक ऑप्शन है उसमें कोई रिटर्न नहीं आता, वो पैसे वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है उसमें भी 50,000 है, लेकिन वो हर महीने आपको कभी 500 कभी 1,000 का प्रॉफिट दे जाता है। तो आप खुद बताएं आप कौन सा चूज़ करेंगे। यही पूरा फ़िलॉसफी जो है इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसको एक्सप्लेन करता है। एक स्टोरी से अगर इसको समझने की कोशिश करें, और ये बहुत रेलेवेंट है, ये आप सब ने, आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे तो ये सब ने एक्सपीरियंस की होगी। 2 दोस्त होते हैं, लेट से दोनों अपना करियर स्टार्ट करते हैं आज से कुछ साल पहले, और 2-3 साल काम करके एक दोस्त बिलाल है, एक दोस्त है अहमद। अब अहमद जो है वो दोनों बराबर 5 लाख रुपए सेव कर लेते हैं।
अहमद जो है वो थोड़ी सी इन्वेस्टिंग के बारे में चीज़ें सीख लेता है, उसकी फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी होती है, उसको ये समझ आ जाता है कि अब ये पैसे जो मैंने सेव कर लिए हैं इसको तकिए के नीचे या बैंक अकाउंट में नहीं रखना, इसको भी काम पे लगाना है। ठीक है, वो वीडियोस देखता है इन्वेस्टिंग के बारे में। एक चीज़ उनको समझ आ जाती है कि मैं इसको जहाँ भी इन्वेस्ट करूँगा उसमें मैंने रोज़ रोज़ जो चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती है ना उसको नहीं देखना। दूसरी तरफ बिलाल होता है, वो थोड़ा सा फजूल खर्च होता है, वो नहीं सोचता इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, और वो बस उस पैसों को वैसे ही चलने देता है और उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करता। अब जब बहुत ज़्यादा अरसा गुजर जाता है और इन्वेस्टमेंट के अंदर जो कंपाउंडिंग होती है वो अपना काम दिखाती है, तो अहमद की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 5 लाख रुपए से बढ़ के 75 लाख तक पहुँच जाती है तकरीबन 15 सालों में। वाह। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने तो अपने करियर में ये देखा है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग समझते हैं, अज्यूम करते हैं, आगे हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। लेट से एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का जिसमें आपके पास तकरीबन 17 से 18% प्रॉफिट आ रहा है हर साल का। ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें 17 से 18% प्रॉफिट आ रहा है तो मेरे 6 साल में जाके जो है पैसे डबल होंगे, और मैं अगर इसको 15 साल 20 साल के लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ तो 2-4 गुना हो जाएंगे पैसे, कोई ख़ास मुझे फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल बताई, उसके अंदर अगर कोई भी चीज़ आपको मुनाफा दे रही होती है वो कंपाउंड होती है। जब लेट से आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, अगले साल वो 1,15,000 20,000 होते हैं, फिर उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो 15-20 हज़ार नहीं होता, वो कंपाउंड होके आता है। तो इसी तरीके से रूल ऑफ 72 जिसके बारे में हमने पिछली बार भी बात की थी, अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए इन्वेस्टमेंट का जिसमें 17 से 18% प्रॉफिट आ रहा होता है तो आपके 4 साल में ही पैसे डबल हो जाते हैं। और यही चीज़ जो है ना अहमद ने समझी, और जब उसने खुद भी जब देखा कि 15 साल बाद मेरे जो 5 लाख हैं वो 75 लाख हो गए, तो पहले उसको खुद भी समझ नहीं आया, क्योंकि उसने भी थोड़ी थोड़ी रिसर्च की थी और इन्वेस्ट कर दिया था। और बस एक प्रिंसिपल उसने जो है वो फॉलो किया था कि मैंने रोज़ रोज़ की प्राइसेस जो है ना वो नहीं देखनी। लेकिन जब उसने भी बाद में रिसर्च की, कंपाउंडिंग देखी किस तरह से काम करती है, और रूल ऑफ 72 को समझा, तो उसको समझ आया कि मेरे जो 5 लाख थे पहले वो 4 साल में 10 लाख हुए, फिर अगले 4 साल में उसने मुझे 5 लाख का प्रॉफिट नहीं दिया, उसने मुझे 10 लाख का प्रॉफिट दिया। वो 10 लाख से 20 लाख हो गए, फिर उसके बाद वो 40 लाख हो गए, और थोड़े अरसे बाद वो 75 लाख हो गए। कंपाउंडिंग हो रही है। तो आप लोगों ने सबने भी इन्वेस्टिंग को इसी तरीके से समझना है कि इसमें कंपाउंडिंग होती है, और रूल ऑफ 72 को समझ लेना है। अच्छी इन्वेस्टमेंट्स ढूंढनी है जिसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, रिस्क कंट्रोल करके, और उसमें इन्वेस्ट करके जब आप उसको रूल ऑफ 72 को अपनी साइड पे कर लेंगे तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंडिंग हो जाएंगी। अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझें, आज किसी की उम्र जो है 25 साल है, ठीक है, और उसके पास अपने अब्बू की तरफ से या फैमिली की तरफ से 10 लाख रुपए की सेविंग मौजूद है। अगर वो कुछ भी ना करे, अपनी फ्यूचर लाइफ में और कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट ना भी करे, सिर्फ इस 10 लाख रुपए को ही 40 ईयर्स के लिए कंपाउंडिंग पे लगा दे, तो 10 दफ़ा उसके पैसे जो है वो डबल हो जाएंगे। हर 4 साल में पैसे डबल हो रहे होंगे, और जब ये 40 ईयर्स बाद इसको देखेगा तो ये 1000 टाइम्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 raised to the power is 1000। सो इस वजह से रूल ऑफ 72 को समझते हुए, कंपाउंडिंग को समझते हुए, हर किसी को जो है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। आज अगर आपकी एज 25 है और आप थोड़े से ही पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो टाइम के साथ इतनी ज़्यादा उसकी जो है वो परचेसिंग पावर बढ़ जाती है कि ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है कि मेक मनी वर्क फॉर यू, या जैसे अमीर लोग ज़्यादातर कहते हैं कि मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, ये सब कंपाउंडिंग का मैजिक है। तो इस कंपाउंडिंग को समझें। आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हर किसी के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होती है। मतलब आप अगर इसको एक लाइन में समझना चाहें, अगर आप सेविंग करेंगे सिर्फ, तो इन्फ्लेशन आपकी पूरी सेविंग को जो है दीमक की तरह खा जाएगी, आपकी जो परचेसिंग पावर है वो नीचे जाती रहेगी। लेकिन अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो वो कंपाउंड होती जाएगी, और आज अगर वो एक चीज़ खरीद सकती है तो वो कंपाउंड होने के बाद 2 चीज़ें 3 चीज़ें ऐसे खरीद लेगी। ये रैशनल है इन्वेस्टमेंट करने का, जो हर किसी को करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की आपने अब्दुर्रहमान साहब। मुझे एक दोस्त का कहना याद आ रहा है, अक्सर वो कहा करता है कि यार मेरे भाइयों में एक अजीब प्रॉब्लम है, वो बिज़नेस पार्टनर्स भी हैं उसके, ज़ाहिर है फैमिली बिजनेस है, कहते हैं ये पैसे बचाने के चक्कर में रहते हैं, हमेशा कमाने के चक्कर में नहीं रहते, कि वो पैसा बचा कर उस पैसे को बचाते हैं जिसे इन्फ्लेशन दीमक की तरह खाएगी। ये पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेंगे तो कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसी से जो मेरे जहन में बात आती है कि ये जो आपने गुडीज़ का तज़किरा किया है, ये ज़्यादातर इसका मुखातिब तो वो हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है। आपने एक अदद अब्बा जी की मिसाल भी दी, तो जिनके पास वो अब्बा जीज़ नहीं होते जो उनकी खिदमत कर सकें, जो उन्हें पैसे दे सकें इन्वेस्टमेंट के लिए, या जिनके पास सीड मनी नहीं होता, वो क्या करें?
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आई थिंक आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं शायद उसमें जो अगले 5 मिनट, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अभी तक सेविंग की जर्नी स्टार्ट नहीं की होती, तो उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 10 मिनट लगाएं इस पे, मुझे खुशी होगी। देखिए, ज़्यादातर लोग देख रहे हैं जिनके पास अभी सेविंग्स उन्होंने स्टार्ट नहीं किया और वो सोचते रहते हैं हमेशा कि लेट हो गया कि नहीं। तो मैं आपको पहले तो एक नंबर्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे अगर कोई आज भी स्टार्ट कर रहा है वो भी रूल ऑफ 72 और कंपाउंडिंग कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और फिर सेकंड, आपको नंबर्स के बाद एक्सप्लेन करने के बाद उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा कि दुनिया में जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, आप आज सोचें अभी आप बिल्कुल ज़ीरो पे खड़े हैं। ठीक है, आप हर महीने फैसला करते हैं कि मैं ना 20,000 रुपये इन्वेस्ट करूँगा। ठीक है, हर महीने आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहते हैं। जब दूसरा साल शुरू होता है, आपकी लेट से सैलरी थोड़ी सी बढ़ गई, तो आपने 20,000 को 22,000 कर देना। 10% हर साल के हिसाब से महीने की सेविंग जो है उसको बढ़ा देना है। अब अगर आप ये चीज़ 10 साल के लिए करेंगे, आप याद रखें हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर रहे हैं, अगर आप 10 साल के लिए करेंगे तो आप 10 साल में जो सेविंग करेंगे वो तकरीबन 35 लाख रुपए होगी। लेकिन इसी को अगर आप किसी ऐसी एसेट क्लास में लगा देंगे, आगे जाके हम उसके बारे में बात करेंगे कि अच्छी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होती है, और 17 से 18% का प्रॉफिट आपके पास आ रहा है ऑन एवरेज हर साल, तो ये 35 लाख रुपए जो हैं ये तकरीबन 90 लाख के आसपास हो जाएंगे। इस 10 साल के प्लान को मैं कहता हूँ पर्सनल मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लान, जिससे अगर आप ये फॉलो कर लेंगे फिर उसके बाद जो रोज़ की फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है वो आप एक तरह से उससे निकल जाएंगे। इसी चीज़ को अगर सेम सेविंग्स 20,000 रुपये पर महीना आप 20 साल के लिए अगर करेंगे तो आपने टोटल इस 20 साल के अरसे में 1,40,00,000 रुपये सेव किए होंगे और उसको इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन ये बढ़ के 7 करोड़ रुपये हो जाएंगे। इस प्लान को मैं कहता हूँ अपने नेक्स्ट जनरेशन की एजुकेशन प्लान, क्योंकि पाकिस्तान में आजकल पेरेंट्स का सबसे बड़ा चीज़ जो उनको स्ट्रेस देती है वो ये है कि एजुकेशन की कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हम अपने बच्चों को अगर अच्छी तालीम दे देंगे तो वो अपना करियर आगे खुद बना लेंगे। तो इस प्लान को आई थिंक काफ़ी लोग फॉलो कर सकते हैं और ये उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए एक बहुत अच्छा प्लान है। इसी चीज़ को अगर आप 30 ईयर्स के लिए करते हैं तो नंबर्स कुछ ऐसे हो जाते हैं कि आपने जो सेविंग की होती है वो होती है तकरीबन 4 करोड़ और वो कंपाउंड होकर 43 करोड़ बन जाती है। जितना जितना आप कंपाउंडिंग को टाइम देते जाएंगे वो जो कर्व है वो स्टीप होती जाएगी। और ये जो 30 ईयर का प्लान है इसको मैं कहता हूँ एक जनरेशन का वेल्थ क्रिएशन प्लान। एक आदमी जिसने ज़ीरो से शुरू किया, उसके पास इनिशियल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, उसने हर महीने 20,000 रुपये सेव किए, दूसरे साल में उसको 22,000 कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता उसको 10% बढ़ाते गए, उसने 4 करोड़ सेव किए अपनी एक तरह से वर्किंग लाइफ में, लेकिन उसकी एंड वैल्यू 43 करोड़ हो गई। और इस तरह से आपने इन्फ्लेशन को भी बीट किया, आपने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की प्लानिंग भी कर ली और पूरी एक तरह से आपने फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अचीव कर लिया। तो ये रीज़न है, आपके पास ज़्यादा पैसे हों, आपको विरासत में मिल गए हैं या आपने खुद सेव कर लिया है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आईटी का भी काम करते हैं, तो कभी कभी कोई अच्छा क्लाइंट मिल जाता है, एक लमसम में भी सेविंग आ जाती है। लमसम सेविंग हो तो भी आप उसको रूल ऑफ 72 की तरफ से कंपाउंड करें। अगर आप महीने वाला प्लान फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है, लोग ज़्यादातर सोचते हैं अमीरों के लिए, लेकिन अमेरिका में भी आप देखें इतनी ज़्यादा 50% ऑफ द पॉपुलेशन इन्वेस्ट करती है, वो भी इसी तरीके से हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते रहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गए नंबर्स, ये सारे नंबर्स वेरीफाइबल हैं। पाकिस्तान में SIP कैलकुलेटर एक होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, वरना इंडिया में आप देख लें, बाहर के मुल्कों में देख लें, ईज़िली आप गूगल पे लिखेंगे SIP कैलकुलेटर तो आपको ये पूरा प्लान वो आपके सामने रख के दे देगा। आप उसमें अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट डालें और वो जिस रेट पे कंपाउंड हो रही है अगर आप वो डालेंगे तो आपको एक आप अपना प्लान बना सकते हैं, मैं किस तरीके से अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो अचीव कर सकता हूँ। शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि ये नंबर जो है बहुत मैजिकल लग रहे हैं, लेकिन यही कंपाउंडिंग का मैजिक है और इसी को आपने अपने फेवर में करना है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, और दूसरा पार्ट है कि इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है। पहली प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसकी ये है, वॉरेन बफेट का आप सबने नाम सुना होगा, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि उनकी ऑलमोस्ट $100 बिलियन की वेल्थ है, $200 बिलियन की वेल्थ है, ऑलमोस्ट हाफ उन्होंने डोनेट कर दी है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि 99% ऑफ हिज वेल्थ केम आफ्टर द एज ऑफ 60, क्योंकि वो कंपाउंड होती गई और आज जो उनकी वेल्थ है उसका 99% उन्होंने पिछले 30-35 ईयर्स में कमाया है। अपने जो शुरू के साल थे 30-35 ईयर्स, उसमें उन्होंने 1% कमाया और वो जब कंपाउंड होती गई, आगे होती गई, तो आज 99% वेल्थ जो है पिछले 35 ईयर्स बनी है। इसी तरीके से अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट को तो बहुत नॉलेज है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो एक और एग्जाम्पल है, और ये आप लोग गूगल भी करिएगा, रोनाल्ड जेम्स रीड। हाँ, अब ये
जो है बिल्कुल एक आम सी जॉब करते होते थे अमेरिका में, ब्लू कॉलर। कोई इनको फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन एक चीज़ इनको समझ आ गई कि स्टॉक्स में बस थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करते रहना। और इन्होंने अपनी वही जॉब जो है पूरी ज़िंदगी करते करते $8 मिलियन का पोर्टफोलियो जो है वो एक्यूमुलेट कर लिया। तो ये आपको शो कर रहा है कि आपके पास ज़्यादा वेल्थ हो वॉरेन बफेट की तरह, तो भी आपने बिलियन $8 मिलियन $8 मिलियन का। हाँ, और अगर आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने, तो भी जो है कंपाउंडिंग आपके फेवर में जाएगी। वो मुझे 8 मिलियन के बजाय 8 बिलियन मुझे याद आया, वो आप पहले भी एक दो दफ़ा कोट कर चुके हैं अपनी आपकी डिस्कशंस में। वो जो एयरबीएनबी वाला था, अब वो देखो ना, उन्होंने आउट ऑफ नथिंग दोनों ने वो सिलसिला शुरू किया एंड दे एंडेड अप ओनिंग एन $8 बिलियन कंपनी, जो एक छोटे से अपने घर के पोर्शन को उन्होंने रेंट आउट किया था। तो इस तरह होता ही है। बिल्कुल ऐसे होता है। और मैसेज अगेन यही है कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो लोग देख रहे हैं, हर किसी के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे की जाए। जी, ये बड़ी अहम बात है। ये आप बताइए ना कि सपोज कोई केस स्टडी खुद ही सजेस्ट करें ना कि एक आदमी जिसके पास बमुश्किल इतना है कि वो थोड़ी सी सेविंग कर सके, और वो भी अपने आप को बड़ा तंग करके, तो आप ज़रा उससे शुरू करें। ग्रास रूट हम इसी को कहते हैं। चलिए, जैसे हमने अभी बात की, इसमें हम लोग 20,000 रुपीज़ जो है पर मंथ सेव कर रहे थे, ठीक है। तो ये नंबर्स शो कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग, ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ज़्यादा अर्न कर रहा है और ज़्यादा सेव कर रहा है उसको ज़्यादा फ़ायदा देती है, लेकिन ये नंबर्स आपको शो कर रहे हैं कि जो बंदा कंसिस्टेंट ज़्यादा होगा ना, लंबे अरसे के लिए करेगा, वो फाइनेंशियल फ्रीडम ज़्यादा अच्छे तरीके से, प्रोडक्ट एक ही रखेगा जिस पे इन्वेस्ट करता रहेगा, ये चेंज करता जाएगा। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। अब जो ज़्यादातर लोगों के पास ऑप्शन होते हैं ना, एक होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लो। वो मैं अगले सवाल की तरफ आऊँगा कि ऑप्शंस। अच्छा, मैं साथ ये भी बता दूं, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऑप्शंस क्या हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे? गोल्ड, सिल्वर, क्योंकि आजकल ये सिक्का राजुल वक्त है, बल्कि हमेशा रहे हैं, लेकिन आजकल तो गोल्ड को आखिर आई हुई है कोई। ये थोड़ा सा औकात में आया है, लेकिन वो आज भी हैरान कुन हद तक वो ऊपर जा चुका है कि बंदा सोच भी नहीं सकता था। सिल्वर है, स्टॉक मार्केट है, रियल एस्टेट है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, इसके अंदर इसको मैं आपको 3 फेजेस में इसका आंसर देता हूँ। फर्स्ट मैं आपको ना पहले स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि प्रिंसिपल क्या है, कैसे चूज़ करते हैं, क्या रीज़न है, और फिर हम देखेंगे दूसरे पोर्शन में कि इन सारे ऑप्शंस में लंबे अरसे में, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, लंबे अरसे में किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है और उसका रीज़न भी समझेंगे। अब ये भी समझना है कि वो अगले 25 सालों में, 20 सालों में भी प्रॉफिट देगा कि नहीं। और थर्ड, फिर हम आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क बताएंगे, 4 पॉइंट चेकलिस्ट, जिसमें आप खुद कल को कोई नए ऑप्शंस भी आते रहते हैं तो आप उसको खुद भी चेक कर सकते हैं कि कितना अच्छा है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपने किसी भी चीज़ का 1 साल का प्रॉफिट, 2 साल का प्रॉफिट, 3 साल का प्रॉफिट नहीं देखना, क्योंकि 1 साल में तो कोई भी चीज़ बढ़ जाती है, कभी कोई चीज़ में रैली आ जाती है, कभी कोई चीज़ नीचे चली जाती है। आपने हमेशा 20-25 सालों का रिकॉर्ड लिखना है। तो ये प्रिंसिपल है इन्वेस्टमेंट का। अब इस प्रिंसिपल को अगर हम सारी चीज़ों पे अप्लाई करें और आज से हम 25 साल पहले चले जाते हैं, तो सबसे पहले हम गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड आज से 25 साल पहले होता था $275 का, और आज ये $5,000 का हो गया, ठीक है। तो इसने ऑलमोस्ट 17-18 टाइम्स आपको डॉलर में प्रॉफिट दिया। इसमें आप अगर PKR की डिवैल्यूएशन भी डाल दें तो इसने आपको टोटल जो है 85 टाइम्स का प्रॉफिट दिया, यानी कि आपके 1 लाख रुपए जो हैं वो 85 लाख हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स को देख लें, जिनका बहुत ज़्यादा लिंक जो है वो इस चीज़ से होता है कि इंटरेस्ट रेट कितने चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। आप सारा कुछ अगर एवरेज आउट कर लें तो इसमें अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आपके पास 12-13 लाख रुपए होते, और ये बिल्कुल ही महंगाई भी इतनी हुई है, तो आपने एज सच कुछ भी नहीं कमाया। सेम चीज़ जैसे हमने गोल्ड को डिस्कस किया, सिल्वर को देखें। आजकल सिल्वर की भी बहुत ज़्यादा हाइप है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी है पिछले दिनों में, लेकिन सिमिलर डायनामिक्स दोनों में होती हैं, लेकिन सिल्वर ने 85 के बजाय 70 टाइम्स आपको प्रॉफिट दिए। तो लंबे अरसे पे गोल्ड इज़ बेटर। कभी हो जाता है 6 महीनों में कोई ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई कम बढ़ जाता है, बट ये जो मेटल्स हैं और जो एक तरह से गोल्ड को जितनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है गोल्ड की पूरी दुनिया में, वो सिल्वर की अभी नहीं है। तो जब भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेंगे तो गोल्ड को हमेशा फेवर करना चाहिए। उसके चांसेस ऑफ बीइंग नंबर 1 मेटल और सेफ करेंसी हमेशा से ज़्यादा रहेंगे सिल्वर के मुकाबले में। आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए बात से बात आगे निकल रही है
कि अगर ये ग्लोबल सिनेरियो में ये मेजर चेंजेस ना हो रही होती, अगर डी डॉलराइजेशन ना हो रही होती, बात अब भी पेट्रो डॉलर की हो रही होती, तो क्या गोल्ड की इस तरह चांदी होती? गोल्ड की पिछले 3 सालों में जो रैली आई है 2022 से, यही वो वक्त है जब यही वो डॉलर नोज डाइव कर रहा था। डॉलर भी नोज डाइव कर रहा था, और जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया की जब वॉर हुई थी और उसके बाद रशियन जो डॉलर एसेट्स थे उनको सैंक्शन किया गया, तो उसके बाद से सारे सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड की तरफ चले गए। एक हमारी एसेट क्लास जो है, अगर हम स्टॉक्स को देखें 25 ईयर्स पे, तो जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स था आज से 25 साल पहले वो 1,500 पे होता था और आज वो 1,80,000 पे। ओहो, तो यानी कि गोल्ड से भी ज़्यादा इसने आपको प्रॉफिट दिया लॉन्ग टर्म में। और 25 साल का अरसा जब आप चूज़ करते हैं ना, तो उसमें सारा उतार चढ़ाव जो भी इकॉनमी में चीज़ें हो रही होती हैं वो सब कवर हो जाती हैं। अब समझते हैं कि रीज़न क्या है। देखिए, गोल्ड हमेशा से दुनिया में जितनी इन्फ्लेशन होगी उसके साथ साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये हमेशा करेंसीज़ के साथ चल रहा होता है। करेंसी जितनी अपनी वैल्यू लूज़ करती हैं, गोल्ड उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और फिर जब भी दुनिया में थोड़ी अनसर्टेनिटी आएगी, लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादा जाएंगे। तो ये 2 फैक्टर्स गोल्ड को डिटर्मिन करते हैं। स्टॉक्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए देते हैं क्योंकि इसके पीछे बिजनेसमैन होते हैं, और आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाके देख लें, बिजनेसमैन विल ऑलवेज मेक मनी। इकॉनमी अच्छी हो, इकॉनमी बुरी हो, लॉन्ग टर्म में वो जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से उनको अपनी रिटर्न एक तरह से गारंटी करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई बिजनेसेस कभी नीचे भी चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट एक पूरी एवरेज होती है 100 से ज़्यादा बिजनेसेस की, तो ऑन द होल बिजनेसमैन ऑलवेज मेक मनी। और स्टॉक मार्केट के थ्रू फ़ायदा ये होता है कि आप इन बिजनेसमैन के साथ इक्वल पार्टनरशिप कर लेते हैं, जो प्रॉफिट उनका होता है वही आपका होता है। एक और एसेट क्लास जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर है वो है रियल इस्टेट। अब उसको भी आप अगर इसी लेंस से देखें कि इसने 25 ईयर्स में कितने प्रॉफिट दिए हैं, तो जो अच्छी एग्जांपल्स भी हैं आप उनको भी देख लें, तो भी उनके प्रॉफिट जो हैं वो तकरीबन 50 टाइम्स तक जाते हैं मैक्सिमम। अपनी मर्ज़ी की भी कोई सोसाइटी उठा के देखें तो उसमें ऐसे रिटर्न्स आते हैं। अच्छा, अभी आप प्रीवियस 25 सालों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा ये सवाल है कि ये हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं दीज 25 ईयर्स हिस्ट्री के मुकाबले में, तो क्या ये इन्हीं 25 सालों का था या यही पैटर्न रहता है ओवर सेंचुरीज़? देखिए, अगर कोई भी एसेट क्लास डाइवर्सिफाइड होगी, यानी कि जैसे स्टॉक मार्केट में 100 से ज़्यादा बिजनेस होते हैं, गोल्ड इटसेल्फ एक पूरी एसेट क्लास है, रियल एस्टेट की अगर आप एवरेज देखेंगे, तो जब वो आप 25 साल पे देखते हैं ना, तो ये जो सारे वन ऑफ फैक्टर्स होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। अब हो सकता है मैं आज अगर 5 बिजनेसेस अपनी मर्ज़ी के चूज़ कर लूँ और मैं देखूँ इन्होंने पिछले 25 साल में क्या कमाया, और मैं प्रिडिक्शन करूँ ये अगले 25 साल में कितना कमाएंगे, उसमें फ़र्क आ सकता है। लेकिन अगर ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा होंगे, 100 से भी ज़्यादा होंगे, तो फिर मोर और लेस उसी तरह का प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि एक बिज़नेस कोई ज़्यादा चल जाएगा, जैसी भी दुनिया में हालात चल रहे होंगे उसके हिसाब से कोई थोड़ा नीचे चला जाएगा, लेकिन ऑन द होल इसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेड है। ये सेम चीज़ यूएस की स्टॉक मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा पुरानी है, अब वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। 25 ईयर रिटर्न्स जो होते हैं वो मोर और लेस रेप्लिकेट होते रहते हैं। सो पाकिस्तान में जैसे ज़्यादातर लोग रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते हैं, और मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में भी देखा है कि ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि या तो करंट अकाउंट में पैसे रख लिए, कमेटी डाल दी, ये भी एक बहुत पॉपुलर चीज़ है पाकिस्तान में, जिसकी मतलब फाइनेंशियल नॉलेज के हिसाब से तो कोई सेंस ही नहीं बनती कि आपको कोई रिटर्न भी नहीं मिल रहा और पैसे भी आपको देर से मिल रहे हैं, और फिर लोग जो है प्लॉट लेके भूल जाते हैं, तो उसमें फिर स्कैम्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और द रीज़न स्टॉक मार्केट, क्योंकि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करते हैं लोग देखते होंगे कि इन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो हम अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे हमें भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन द रीज़न स्टॉक मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट आता है वर्सेस रियल एस्टेट इज़ दैट स्टॉक मार्केट में आपको इक्वल पार्टनरशिप मिलती है बिजनेसेस के साथ, जो प्रॉफिट ओनर्स का होता है वही आपका होता है। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं होता। रियल एस्टेट में जो एक्चुअल मेजर प्रॉफिट होता है वो बिज़नेस डेवलपर्स या रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने पास खुद ही रख लेते हैं शुरू में, और आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट सेल किया जाता है। इस वजह से आप अपनी मर्ज़ी की एग्जांपल्स भी उठा के देखेंगे टॉप रियल एस्टेट की, DHAs की, बैरियर टाउन्स की, लास्ट 25 ईयर्स की, तो वो इवन जो एवरेज बिज़नेस है स्टॉक मार्केट में उसको भी बीट नहीं कर पाते। मुझे याद है 2024 में ट्विटर पे एक दफ़ा मैंने पोस्ट किया, उस वक्त हमारी जो स्टॉक मार्केट थी ना वो ऐसे 70,000 80,000 के करीब चल रही थी, तो मैंने सबके साथ शेयर किया कि हमारा इंडेक्स जो है 25 ईयर्स में 1000 से 80,000 पे गया है। तो आप लोग बताएं कोई रियल एस्टेट की एग्जांपल जिसने 80 टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट करके दी हो। तो काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट किया, लेकिन एंड में सिर्फ 2 एग्जांपल्स आई जो उससे ज़्यादा प्रॉफिट शो करी थी। एक था कराची के करीब एक इंडस्ट्रियल एरिया है हब,
जो बलूचिस्तान में आता है, तो लोगों ने बताया कि हब की ज़मीन जो है ना आज से 25 साल पहले बहुत सस्ती होती थी, जब कुछ भी नहीं होता था वहाँ पे। और दूसरी एक एग्जांपल आई, मुल्तान के करीब एक एग्रीकल्चर लैंड थी जिधर फिर बाद में एयरपोर्ट बन गया, तो उसकी बड़ी वैल्यू बन गई। तो मतलब आप अपनी मर्जी की गिन चुन के भी एग्जांपल्स ढूंढेंगे रियल एस्टेट में, वो मोर और लेस एवरेज के करीब आती है। बहुत बिल्कुल क्योंकि रियल एस्टेट में आपके साथ इक्वल पार्टनरशिप नहीं है। आपको एक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जिसमें कभी कभी आपके साथ स्कैम्स भी हो जाते हैं, और अगर आपके साथ अच्छी सोसाइटी आपको कॉर्नर वाला प्लॉट मिल भी जाए, फिर भी बहुत लंबे अरसे में जाके जो प्रॉफिट्स आते हैं उसको अगर आप कंपेयर करें स्टॉक मार्केट से तो इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस पूरी ये जो 4-5 ऑप्शन होते हैं, इनकी समरी ये है कि जो कैश रखना या फिर बैंक में पैसे रखना, उससे तो आपका नुकसान हो रहा होता है रियल टर्म्स में। महंगाई से जो है एक तरह से आपको वही पैसे जो है वो खा रही होती है। गोल्ड जो है वो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करेगा, वो हमेशा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो आपकी वेल्थ को ग्रो करेंगे, वो आपकी वेल्थ क्रिएट करते हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से, आप चूँकि आज हमारे साथ यूके में तशरीफ़ रखते हैं, मुझे खुशी है कि मैं बिलमुशाफा आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ख़ास तौर पे जो यूके में हैं, कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, उनके लिए पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या इम्कानात हैं, और वो इसको कंपैरेटिव स्टडी एक दे दीजिए नैस्डैक वगैरह के साथ, डॉ जोन्स के साथ, कि क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए अगेन बल्कि मैं आपसे जो वो 4 पॉइंट चेकलिस्ट शेयर करना चाह रहा था कि एक एसेट क्लास को कैसे जज करना है, मैं वो उसको अब बताता हूँ और फिर सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट पे भी। 4 पॉइंट चेकलिस्ट होती है कि किसी भी एसेट क्लास में अगर आपने इन्वेस्ट करना है, फर्स्ट पॉइंट होता है कि आपने ना उसके रिटर्न्स देखने होते हैं कि 25 साल में 30 साल में कितना मुझे प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेशन है, तो वो हमने ऑलरेडी जो है सबका कर लिया। सेकंड होता है डाइवर्सिफिकेशन या फिर रिस्क, यानी कि जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्या वो एक ही चीज़ है या उसमें बहुत सारी चीज़ों की एवरेज है। तो स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक एवरेज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर सिर्फ जो घर है या उस तरह की कमर्शियल प्लॉट है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब आप एक चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। तो रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट के मुकाबले में स्टॉक मार्केट जो है, क्योंकि उसमें ज़्यादा बिजनेसेस होते हैं, उसमें रिस्क जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है। आपने थोड़े से पैसे एक बिज़नेस में लगाए होते हैं, थोड़े से पैसे एक बिज़नेस में लगाए होते हैं। फिर थर्ड होता है लिक्विडिटी और डिविजिबिलिटी। इसका मतलब होता है कि लेट से मैंने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब मुझे अगर किसी वजह से 1 लाख रुपए चाहिए तो रियल एस्टेट में मुझे सारी चीज़ें बेचनी पड़ेगी, पूरा का पूरा प्लॉट बेचना पड़ेगा, और वो फ़ौरन बिकता भी नहीं है, कभी कभी महीनों लग जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट भी जो है वो आगे निकल जाती है। आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, आपने एक छोटा सा हिस्सा निकालना है, पूरी निकालनी है, वो आप फ़ौरन जो है 1 से 2 दिन के नोटिस पे लिक्विडेट कर सकते हैं। मेजर एज है ये बहुत बड़ा मेजर एज है, स्पेशली जब वॉलेटाइल दुनिया इतनी चल रही हो तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। और फोर्थ पॉइंट होता है ट्रांसपेरेंसी। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, जैसे हम आगे स्टॉक एक्सचेंजेस की भी बात करेंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का एक बहुत बड़ा इशू होता है कि जब वो पाकिस्तान में कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो 6 महीने बाद 2 महीने बाद पता चलता है कि वो असल में प्लॉट 60 का था, हमें 65 का बेच दिया। अपना जो है वो ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता कि असल में इसकी प्राइस क्या है। वो तो जब ख़रीद लेते हैं 6 महीने बाद उसकी प्राइस पता करते हैं तो पता चलता है कि हमें तो महंगा बेच दिया था। और 90% केसेस में होता है ऐसे ही होता है, और ये हम खुद अपने एक्सपीरियंस से लोग हमें बताते हैं जो हमारे ओवरसीज़ मेंबर्स हैं, वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होती। स्टॉक मार्केट में ये होता है कि हर किसी के लिए प्राइस जो है वो सामने। जी जी। सो ट्रांसपेरेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक मार्केट आगे चली जाती है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली जो वेस्ट साइड पे हैं, उनके पास यूएस स्टॉक मार्केट का ऑप्शन भी है। तो हमने जो सारे ऑप्शंस अभी डिस्कस किए वो सब उनके पास भी हैं। इसके साथ साथ उनके पास यूएस स्टॉक मार्केट, यूके की स्टॉक मार्केट, और ये भी बहुत पॉपुलर होता है यहाँ पे, जैसे मॉर्गेज पे घर ले लेना और उसको रेंट पे दे देना, ये भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाता है। इन दोनों ऑप्शंस को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट का रोल भी थोड़ा सा समझें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रही थी इन्वेस्टमेंट करने में। तो सबसे पहले हम जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट के ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं सेम लेंस के हिसाब से। अब अमेरिका का सबसे अच्छा इंडेक्स नैस्डैक, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ होती हैं, उसने पिछले 25 ईयर्स में बमुकाबला S&P 500 ज़्यादा प्रॉफिट दिया। नैस्डैक आज से 25 साल पहले तकरीबन 2500 के लेवल पे होता था और आज ये 22,500 पे। तो तकरीबन इसने जो टॉप IT की कंपनीज़ अमेरिका में जिन्होंने इस पूरे टाइम में
अपनी एक्सपेंशन भी की, उसमें ये सारी अमेज़ॉन और ये सारी भी आ जाती हैं। इन्होंने ऑन एवरेज आपकी रिटर्न्स जो हैं वो 9 टाइम्स इन डॉलर्स कर दिए, यानी कि अगर इसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये कोई तकरीबन 50 टाइम्स हो गया। बट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है इसी अरसे में उसने आपका तकरीबन 120 टाइम्स कर दी। ठीक है, इसी तरीके से यूके की अगर स्टॉक मार्केट देखें जिसका इंडेक्स है FTSE 100, तो इसने इस पूरे अरसे में सिर्फ 3 टाइम्स आपके प्रॉफिट जो हैं वो पाउंड्स में इंक्रीज़ किए। तो अगेन इसी वजह से इवन जो यूके के लोग हैं वो ज़्यादातर US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये दोनों एग्जांपल्स देखते हुए इवन जो इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट्स हैं वो पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट आपको नहीं दे रही लॉन्ग टर्म में। पाकिस्तान में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी होती है, बट अगेन जब थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है फिर रिटर्न्स भी ज़्यादा आते हैं। और इसकी वजह यही है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन कंपेयर टू US बिजनेसमैन ज़्यादा रिटर्न्स कमा रहे होते हैं। पाकिस्तान में ऑन एवरेज हर साल तकरीबन 11 से 12% डॉलर में प्रॉफिट आता है। सो इसी वजह से ये इंडेक्स जो है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देता है। अब हम दूसरा ऑप्शन इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। US में, UK में एक मॉर्गेज लेना और उसको रेंट पे दे देना। अब एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट शिलर। अब पिछले 2 से 3 डेकेड्स जो होते हैं उसमें हाउस प्राइसेस जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं कंपेयर टू इन्फ्लेशन, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ मिला इस चीज़ का। उन्होंने पूरी रिसर्च की कि पिछले 100 से 150 सालों में अमेरिका में जिस स्पीड से एवरेज एक हाउस प्राइस बढ़ी है वो मोर और लेस इन्फ्लेशन के आसपास ही है। वो कभी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी थोड़ी सी नीचे चली जाती है, लेकिन ऑन द होल उसका रिटर्न वही है जो इन्फ्लेशन का है। तो अब अगर आप अज्यूम करें, लेट से आपने 25% डाउन पेमेंट करके एक घर ले लिया और आपने उसको रेंट आउट कर दिया और जो रेंट आ रहा है उसी से आप अपनी बैंक को रीपेमेंट करते रहते हैं और 30 ईयर्स बाद वो घर आपका हो गया जिसकी आपने सिर्फ 25% डाउन पेमेंट की थी। और इसके साथ साथ जो उसकी प्राइस बढ़ती जा रही थी जो कि मोर और लेस इन्फ्लेशन के अराउंड है, तो टोटल आपको एक साल में जो एवरेज प्रॉफिट मिल रहा होता है मॉर्गेज करके वो होता है 8 to 9%, और स्टॉक मार्केट का भी तकरीबन इतना ही रिकॉर्ड है। तो ऑन द होल रिसर्च भी शो करती है कि एक एवरेज हाउस प्राइस जो है वो विद मॉर्गेज, अब इसमें बहुत ज़्यादा और कॉस्ट भी होती हैं, रेनोवेशन की कॉस्ट भी होती हैं। अब उस 30 सालों में हो सकता है 4 से 5 साल ऐसे हों जिसमें आपको जो है कोई टेनेंट ही ना मिले, अनसर्टेनिटी हो जाती है, आपको जो है अपनी एक्सपेंसेस खुद अपनी जेब से करने पड़ते हैं। तो डेटा शो कर रहा है कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो मोर और लेस मॉर्गेज और उसका दोनों का बराबर है। तो इधर भी कोई एज सच एडेड एडवांटेज नहीं है। अब इसमें आ जाता है गवर्नमेंट का रोल। गवर्नमेंट का रोल यूके में भी और यूएस में भी ऐसा है कि तकरीबन गवर्नमेंट को भी थोड़ा आइडिया है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है ना लोगों का स्टॉक मार्केट में बनता है, और लोगों को अपनी रिटायरमेंट प्लान करने के लिए वो उनको इनकरेज करते हैं कि आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। और हर मुल्क में थोड़े थोड़े नंबर्स अलग हैं, बट रफली $20,000 तक दोनों मुल्क जो हैं अपने सिटीजन्स को कहते हैं कि इस अमाउंट अगर आप हर साल इन्वेस्ट करेंगे तो इस पर हम आपको टैक्स भी नहीं चार्ज करेंगे। सो ये एक पूरा क्रक्स है। आपके पास पाकिस्तान का ऑप्शन भी है जिधर ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन भी करनी चाहिए बिल्कुल, और गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए। सो क्रक्स ये है कि आप डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप उसका फ़ायदा उठाएं, डॉलराइज्ड एसेट्स जो हैं उसमें भी इन्वेस्ट करें, लेकिन जो पाकिस्तान का एक तरह से बुल मार्केट फ्रेमवर्क जब चल रहा होता है उस अपॉर्चुनिटी को मिस भी ना करें, और गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स को यूज़ करते हुए इन सारे स्पेक्ट्रम्स को देखते हुए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आई थिंक आपको US स्टॉक्स में करनी चाहिए और थोड़ी सी आपको पाकिस्तानी स्टॉक्स में भी करनी चाहिए। अच्छा जी, साथ ही साथ मिडल ईस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मिडल ईस्ट में भी प्रॉपर्टी बूम है बहुत, एक उसमें एक अपवर्ड ट्रेंड जो अगर इस वक्त देखा जाए तो इट इज़ बुलिश, लगातार बुलिश है। कम से कम रियल एस्टेट तो हैरान कुन हद तक, और जिसकी वजह से मुझे डर लगता है बाज़ औक़ात। तो इस पे इन्हें मशवरा क्या दिया जा सकता है स्टॉक के हवाले से? सो अब हमारे ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आई थिंक मिडल ईस्ट वाली साइड पे ही हैं। तो अगेन सेम स्पेक्ट्रम में अगर देखें जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनके पास UAE के थ्रू आप इजीली US UK कोई भी स्टॉक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक इनके पास न्यू ऑप्शन आ जाता है और वो है UAE की रियल एस्टेट, और स्पेशली कोविड के बाद इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं, या यूक्रेन के बाद, हाँ यूं ये भी कह सकते हैं, हाँ। बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद जो रशियन इनफ्लो ऑफ मनी है उसने प्रॉपर्टी प्राइसेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है। ट्रू। अब जैसे जिस तरह से मैंने बताया कि रॉबर्ट शिलर ने 100 साल की रिसर्च की अमेरिका पे, तो उस तरह की रिसर्च तो UAE पे अभी नहीं हुई क्योंकि उनको इतना टाइम ही नहीं हुआ। बट आप 20 साल की भी इनकी रिसर्च देखेंगे तो इधर भी जो प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं वो ऑन एवरेज साल में 8 to 9% ही हैं, और इनकी करेंसी भी पैक्ड है डॉलर के साथ।
तो इसमें भी अगेन मोर और लेस वही रिटर्न्स हैं ऑन एवरेज जो कि स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, यूएस स्टॉक मार्केट में। तो ये जो न्यू ऑप्शन है इसको भी आप अगर रैंक करेंगे तो ये वहीं यूएस स्टॉक्स के आसपास ही जो है वो कहीं प्लेस हो जाएगा। और चूँकि यहाँ पे यूएई में मॉर्गेज जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं वो इतना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि ख़ुद उनको नहीं आइडिया होता कि हम यहाँ पे 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, कभी भी कुछ भी हो जाता है। मॉर्गेज एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है और फिर फ्री होल्ड भी तो वहाँ पे कम है ना, हाँ, तो कंपैरेटिवली बहुत कम है इस वजह से। और वहाँ पे क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं कि वहाँ की प्रॉपर्टी बूम देख के वो कहते हैं चलो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर लेते हैं, और फिर उनके साथ वो सारे स्कैम्स और वो ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज़ और जो कम प्रॉफिट्स होते हैं पाकिस्तान के रियल एस्टेट में, वो एक तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि यूएई में प्रॉपर्टी बहुत अच्छा कर रही है, यहाँ पे बहुत सेफ़ है, डेवलपर भागते नहीं हैं, वो सोच के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और फिर उनके जो रिज़ल्ट होता है उतना अच्छा नहीं होता। तो इनके सारे ऑप्शंस अगर देखें, इनको भी अगेन रैंकिंग अगर करें तो यूएस के स्टॉक्स, पाकिस्तान के स्टॉक्स और गोल्ड, ये 3 एसेट क्लास इनके लिए बेस्ट बनते हैं। डॉक्टर साहब आप तो हमें जहाज़ पे चढ़ाने नहीं आएंगे, आप भी कुछ सवाल करें। नहीं, मैं आपकी बातें बड़ी गौर से सुन रही हूँ ये सारा कुछ, लेकिन हमारी सोसाइटी में यूजुअली जो रिवाज यही होता है कि जितनी अर्निंग्स हैं, सेविंग्स हैं या फाइनेंशियल जो आप जैसे लिटरेसी की बात कर रहे हैं, वो डिसीजंस मर्द हजरात लेते हैं। इसलिए या तो ख़वातीन हैं ही नहीं या बहुत थोड़ी हैं। तो ख़वातीन को फाइनेंशियली लिटरेट कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम लोग अक्सर डिपेंड करते हैं ना कि हमारे फैमिली मेम्बर्स संभाल लेंगे, या ये जो होता है कि आउट गोइंग अगर इतनी नहीं है, दे आर नॉट वेरी स्ट्रीट स्मार्ट, या स्कैम्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो व्हाई एंड हाउ? नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया, और आई थिंक वो जो हमने इन्वेस्टमेंट प्लान शेयर किया था उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक सेविंग स्टार्ट नहीं की, उसके बाद आई थिंक ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके भी 2 एंगल्स हैं। आई थिंक कोई भी इंसान जो सुन रहा है उसकी लाइफ में वुमेन फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करने के 2 फ़ायदे हैं। फर्स्ट तो एक तो ये थोड़ा सा टैबू है, और टैबू इस तरह से है कि जैसे आपने बताया कि कल्चर इस तरह का है कि मेल पार्टिसिपेंट्स ही सारे डिसीजन ले रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप मतलब ऐसी कोई रीज़न नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रिसर्च शो करती है कि फीमेल्स आर मोर सूटेबल, दे आर इमोशनली मोर स्टेबल, और इन्वेस्टिंग में जो है इमोशंस का बहुत रोल होता है। तो लेकिन एक ये भी रियलिटी है कि ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। लड़के जो हैं एक तरह से वो जैसे ही बड़े हो रहे होते हैं एक तरह से फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे होते हैं, ट्रेनिंग भी नहीं है, एक्सपोजर भी नहीं है। सो वुमेन जो है कोई भी कैपेबिलिटी में उनमें कमी नहीं है, वो बहुत अच्छी इन्वेस्टर्स बन सकती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए एक तरह से उनके पास इमोशनल एडवांटेज भी है, लेकिन उनको अपनी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान में जैसे ज़्यादातर लोग कमेटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे थोड़ा बाहर निकल के थोड़ा सा फाइनेंशियली अपने आप को लिटरेट बनाएं, फिर जो है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते मतलब कैसे करना चाहिए? इसके लिए कोई एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, या व्हाट? ये यूट्यूब वीडियोस देखना एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनके बारे में आप चीज़ें पढ़ेंगी तो खुद ही जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। आज हम जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस तरह की डिस्कशन सुना करें। और द सेकंड रीज़न विच इज़ इवन मोर पावरफुल, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन में पूरे घर को उसका फ़ायदा होता है, वो ये है कि अगर कोई मदर फाइनेंशियल लिटरेट होगी तो अपने बच्चों को उसी तरह उस घर के बच्चे फाइनेंशियली लिटरेट होने के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। अब आप खुद सोचें, इवन जो मर्द हज़रात सुन रहे हैं उनकी शायद सबसे बड़ी सोच या ड्रीम ये होगी कि मेरे जो बच्चे हैं वो फाइनेंशियली लिटरेट हो जाएं, उनको समझ आ जाए कि अच्छी इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, फजूल खर्ची नहीं करनी। तो उसके लिए जो है वुमेन फाइनेंशियल लिटरेसी अपने घर में जो है ना उसको इम्प्रूव करने की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बड़ा मशहूर मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट जो है दुनिया में हुआ था, और वो ऐसे है कि बच्चे जब बहुत छोटी उम्र पर थे उनके सामने जो है ना 2 बच्चों के सामने मार्शमेलो रखे गए और उनसे कहा कि अगर आप इसको 1 घंटे तक नहीं खाएंगे तो आपको 2 मार्शमेलो मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने वो मार्शमेलो की टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर लिया, एक तरह से उन्होंने अगर अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट कर लिया, उनको नज़र आ रहा है कि अगर आज मैं ये नहीं खाऊंगा तो मुझे एक रिवॉर्ड मिलेगा, वो ज़िंदगी में जाके उन्हीं बच्चों ने ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। तो अगर आपके घर में वुमेन फाइनेंशियली लिटरेट होंगी तो आपकी भी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं तो बल्कि कहूँगा इवन जो मर्द हज़रात सुन रहे हैं ये आपके फ़ायदे में है कि आप अगर अपनी फैमिली में जो वुमेन है उनको फाइनेंशियल लिटरेट करेंगे तो एक आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो फाइनेंशियली लिटरेट होगी। तो जो भी आपके घर में वुमेन है अगर वो इन चीज़ों में जो है आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहती हैं उनको और इनकरेज करें,
और अगर नहीं करना चाहती तो उनको थोड़ा थोड़ा जो है एक्सपोजर दें ताकि वो भी चीज़ें समझें। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये इसमें जो है ना मेल पार्टिसिपेंट्स को भी अपना रोल प्ले करना होगा और इनकरेज करना होगा फीमेल फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए। चलें, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको इनकरेज भी कर रहे हैं, आप ट्रेनिंग भी ले रही हैं, ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो करना चाहें, साथ में यूट्यूब वीडियोस भी होती हैं, सो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स। लेकिन इसके बावजूद समटाइम्स होता है कि आप इन पर्सन किसी एक्सपर्ट से बात करना चाहते हैं, आपको वो चीज़ ऑनलाइन या जैसे एआई नहीं बता पा रही है, सो जैसे आप यहाँ पर मशवरा कर रहे हैं तो कोई आपसे डायरेक्ट एडवाइस लेना चाहिए, आपसे रब्ता करना चाहे तो कोई आपका तरीका है कि किस तरह आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल 100%। हम लोग तो बल्कि एक मिशन पे हैं कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी को इम्प्रूव करना है। तो कोई भी सुनने वाले लोग हमारी कम्युनिटी का अगर पार्ट बनना चाहते हैं तो वी विल बी ऑनर्ड टू हैव यू। फर्स्ट स्टेप होता है कि आप जो है ना कंटेंट कंज्यूम करें फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल जो है अब्दुल रहमान नजम के नाम से ही वो बनाया हुआ है। उस पे हम लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, सेविंग्स कैसे करनी है, कंपनी से रिलेटेड, ये कंटेंट सारा जो है हम लोग शेयर करते रहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, जिसके अंदर हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास और एडवाइजरी सर्विस भी है, वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। हमारी वेबसाइट है arnfinancials.com। सो ये जो सारा यूट्यूब चैनल का भी मकसद और जो हम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग भी लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक हमारे ओ लेवल्स के टीचर होते थे, वो एक स्टोरी सुनाते होते थे और हमारे जो मेंबर्स हैं उनका भी फीडबैक उस तरह का आता है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। जी ज़रूर। एक ऐसे गांव में सैलाब आ जाता है, सारी फसलें सब तबाह हो जाती हैं, जानवर भी जो है वो भी सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और 3-4 दिन गुजर जाते हैं, लोगों के पास कुछ खाने को नहीं होता। तो सब दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह से कि कोई मदद अता फरमाए। तो एक परी जो है ना वो फिर आती है उस गांव में और लोग ऐसे लाइन से सब बैठे होते हैं। पहली परी जाती है, वो एक उस शख्स के हाथ में अपनी जो है स्टिक यूज़ करती है और उसके हाथ में जो है ना सेब आ जाता है। अच्छा। तो वो इंसान बड़ा खुश होता है, वो 2-3 दिन से खाना कुछ नहीं खाया होता है। तो ऐसे 3-4 लोगों के साथ करती है। जब आगे किसी की बारी आती है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें भूख लगी है, कि तुम्हें भी एक सेब चाहिए। पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें भी सेब चाहिए? कहता नहीं, मुझे सेब नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी छड़ी चाहिए। तो वो पूछती तुम छड़ी का क्या करोगे? तो कहता है कि अभी तो तुम मुझे सेब दे दोगी, लेकिन कल को मुझे फिर से भूख लगेगी, फिर मैं क्या करूँगा, इस वजह से मुझे तुम्हारी छड़ी चाहिए। तो ये सारा कंटेंट बनाने का मकसद यही है कि लोग ना जब इन्वेस्टमेंट करते हैं एक दूसरे से पूछते हैं कि इस साल कितना प्रॉफिट आएगा, कौन सी कंपनी ले लूँ, कौन सी कंपनी ज़्यादा पड़ जाएगी। मुझसे भी बहुत लोग इस तरह से पूछते हैं। तो ये सारा कंटेंट बनाने का मकसद होता है कि ये छड़ी जो है ना ये आपके हाथ में मिल जाए। इसको और स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम लोग जब सिखाते हैं लोगों को, तो जो हमारा इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है उसको मैंने पूरा ऐसे डिज़ाइन किया है कि समझे मैं अपने छोटे भाई को, या जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी 6-7 साल पहले, तो उस वक़्त मैं क्या क्या चीज़ें सीखूं कि मैं इस जर्नी को फास्ट ट्रैक कर लूँ। इसके अंदर आपको सारी अच्छी कंपनीज़ पाकिस्तान में, बूमबस साइकिल पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है कि 5-7 साल बड़े अच्छे रिटर्न्स आते हैं स्टॉक मार्केट में, फिर जैसे ही पॉलिटिक्स और इकोनॉमी नीचे की तरफ जाती है तो स्टॉक मार्केट भी नीचे चली जाती है। सो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि बूम बस साइकिल को कैसे समझना है। तो इस पे हम लोगों ने स्पेशल पूरा सेक्शन डिज़ाइन किया हुआ है इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में। अच्छी कंपनीज़ ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमाती हैं, क्यों कमाती हैं, आगे कैसे कमाती रहेंगी, ये सारी चीज़ें भी उसमें जो है सारी कवर्ड होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के बैच में इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि अगर सारे लोग अटेंड नहीं भी करते और हम लोग सबके साथ रिकॉर्डिंग्स शेयर करते हैं तो 50% ऑफ द लोग तो रिकॉर्डिंग्स के थ्रू ही सारा जो है ना बाद में भी कंज्यूम कर लेते हैं। और ये सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास जो हमेशा रहती हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी जो है वो अपने पेस पे कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी तरीके से हम लोगों की एडवाइजरी सर्विसेज भी होती हैं। उसमें मकसद होता है कि मार्केट को आउट परफॉर्म करना। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आप पूरी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में एवरेज प्रॉफिट 17 से 18% होता है। हमारा मकसद होता है कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। और आप खुद सोचें, अगर 17-18% प्रॉफिट आ रहा है, रूल ऑफ 72 में आपके 4 इयर्स में पैसे डबल हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें कोई डिटेल में चीज़ें पढ़ के एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करके 25% प्रॉफिट कमा ले साल का, तो फिर रूल ऑफ 72 कहता है कि आपके 3 साल में वैसे डबल होंगे। तो इस तरीके से अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र अगर आपके पास होता है तो वो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी को फास्ट ट्रैक भी कर देता है। सो ये पूरा मकसद होता है एडवाइजरी सर्विसेज का। तो मेन एम हम लोगों का ये है, हम लोग की फ़िलॉसफी ये है कि हम लोग सट्टेबाजी इन सारी चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। वैल्यू इन्वेस्टिंग जो वॉरेन बफेट ने पूरी प्रीच की है,
हर बिज़नेस में देख के उसमें इन्वेस्ट करना, उसको सही तरीके से पढ़ के, और हम हर तरह का फ्री कंटेंट भी हमारा मकसद होता है कि अच्छे से अच्छा हो, पाकिस्तान में नंबर 1। और जो लोग स्ट्रक्चर्ड लर्निंग में इंटरेस्टेड होते हैं उसके लिए भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जो लोग चाहते हैं हम लोगों का 2025 का रिटर्न्स देखना, तो वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, आप वहाँ पे जाके देख भी सकते हैं। पिछले साल में जो एवरेज हमारा KSE 100 इंडेक्स था उसमें 51% प्रॉफिट आया था। बट हम लोगों ने ज़्यादा कंपनीज़ के बारे में पढ़ के सही तरीके से चीज़ों को समझ के पिछले साल में 70% प्रॉफिट अर्न किया था अपने मेंबर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल भी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी अवेलेबल हैं। जो लोग जो है उसमें इंटरेस्टेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वेबसाइट पे जाके जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है उसके साथ भी हमारे साथ इनरोल हो सकते हैं। हमसे पूछते रहते हैं लोग, ख़ास तौर पे मैं बार बार चूँकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का तज़किरा करता हूँ, एक तवील अरसा हो गया मैं भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बीच में रह रहा हूँ, कि अगले 3, 4, 5 सालों का जो आउटलुक है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं कि सेविंग्स के हवाले से विच इज़ द सेफेस्ट पोर्टफोलियो? अच्छा, इसको हर किसी का परफेक्ट पोर्टफोलियो जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि 3 स्टेप प्रोसेस बताता हूँ, और उसको फॉलो करते आप अपने परफेक्ट पोर्टफोलियो पे जो है ना खुद पहुँच सकते हैं। इसमें सबसे पहले होता है शेल्टर डिसीजन, यानी कि आपने सोचना है कि मैंने घर ख़रीदना है या मैंने घर जो है रेंट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। आई थिंक 70-80% लोग पहले स्टेप पे ही होते हैं, अभी इतनी सेविंग्स एक्यूमुलेट नहीं हुई होती कि वो अपना घर खरीद सकें, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। फिर उसके बाद होता है एक सेफ्टी डिसीजन, कि कुछ पोर्शन मेरी जो सेविंग्स है ना वो ऐसी जगह हो जहाँ वो सेफ़ हो। और फिर थर्ड होता है ग्रोथ, कि ग्रोथ लेयर कैसे लेकर आनी है, अपनी सेविंग्स को जो है कंपाउंड कैसे करना है। तो सबसे पहला जो डिसीजन होता है कि मुझे घर ख़रीदना चाहिए अपनी सेविंग से या उसको रेंट करना चाहिए, जो डेटा शो कर रहा है, इवन जो लोग मॉर्गेज भी लेते हैं, कोई एज सच आपको एडवांटेज नहीं होता, मतलब घरों में जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो इस वजह से मैं ख़ुद भी कोई अभी प्रॉपर्टी ओन नहीं करता, क्योंकि जिस तरह का टाइम गुजर रहा है फ्लेक्सिबल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। और डेटा आपको जब शो कर रहा है कि इसमें कोई आपको फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं है, तो फिर आपको घर में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप 100% श्योर हैं कि अगले 10 साल मैंने इसी घर में रहना है। और ज़्यादातर लोग 90% ऑफ द केस यही होता है कि जब वो अपनी फैमिली जो है स्टार्ट कर लेते हैं और वो बच्चों को स्कूल में एडमिशन हो रहा होता है और वो कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए अब। उसके अलावा जितने भी यंग लोग हैं और अभी वो अपने करियर में डेवलप कर रहे हैं, आपको क्या पता आज से 1 साल बाद आपको किसी और शहर में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसी शहर में आपको किसी और जगह पे कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर आप पहले ही अपना घर जो है वो ख़रीद लेंगे या मॉर्गेज ले लेंगे तो आप एक तरह से अपने आप को लॉक कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला डिसीजन हो गया, शेल्टर डिसीजन। और इसमें आई थिंक अनलेस आपको पता है आपने अगले 10 साल यहीं पे रहना है, आपको जो है रेंटिंग की तरफ ज़्यादा आपका रुझान होना चाहिए। अच्छा, इसी बात को अगर यहीं पे मैं इंटरप्ट करती हूँ, आप कहते हैं कि किसी और शहर में चले गए, मॉर्गेज पे ले लिया, बट ये कि शिफ्ट हो गए, तो अगर वो प्रॉपर्टी ले ली है तो उसको रेंट आउट करना वो इक्वली बेनिफिशियल नहीं होता? देखिए, उसमें फिर आप ना थोड़ी सी स्पेकुलेशन पे चले जाते हैं। हो सकता है आप जब मूव हों और आपको उस प्रॉपर्टी पे कोई टेनेंट ना मिले, और मॉर्गेज में जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, उसकी जो पेमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। और जनरली भी आप सोचें, जब आप एकदम मॉर्गेज लेते हैं आप सोचते हैं कि मैं जो है इसमें रहूँगा अब, और आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आपकी पहली टेंडेंसी होगी कि पहले मैं कोई टेनेंट ढूंढूं। जितनी देर में टेनेंट मिलेगा हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी आपकी चली जाए। अच्छा, तो इतनी ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं है मॉर्गेज लेके अपनी लाइफ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ख़त्म करने की। वो जो जैसे मैंने बताया ना, अगर आप 100% श्योर हैं कि अगले 10 साल मैंने यहीं गुजारने हैं, तो फिर देन इट्स अ गुड डिसीजन। आपको इमोशनल स्टेबिलिटी भी मिलेगी, एक पूरा आपके माइंड से जो एक होता है कि हर महीने रेंट देना है, वो आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप सिक्योर फील करेंगे, आप उस घर में जो है अपने हिसाब से उसको सेट भी कर सकते क्योंकि हैं। हमारे यहाँ तो ये बहुत है ना कि आपने सिक्योर करना है जी फ्यूचर आपकी अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन देखें ना, अगेन नोबेल प्राइज़ भी जो रॉबर्ट शिलर को मिला वो इसी मिथ को ब्रेक करने पे मिला कि हाउस प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा नहीं बढ़ती। कभी कभी बूम आ जाता है, कभी कभी डाउन हो जाती हैं, तो ऑन द होल महंगाई के हिसाब से ही बढ़ रही होती हैं। फिर हमारा जो सेकंड लेयर है वो है सेफ्टी, और इसमें आ जाता है कि कुछ पोर्शन ऑफ आपकी जो सेविंग्स हैं वो हमेशा कैश में होनी चाहिए, जो कि आपको लेट से अगले 1 साल के लिए चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए इसको कहते हैं इमरजेंसी फ़ंड, कि कभी जॉब चली गई तो आपके माइंड में एक सेफ्टी नेट भी होना चाहिए, कि आप ये ना सोचें कि अगर जॉब चली गई तो अगले 3-4 महीने के खर्चे कैसे होंगे। सो इसमें एक इमरजेंसी फ़ंड प्लस फिर जो आपकी दूसरी सेविंग्स हैं, जैसे हमने बताया कि गोल्ड जो है वो आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो सेकंड लेयर में कैश प्लस गोल्ड का रोल आ जाता है।
और जो थर्ड लेयर है वो फिर आ जाती है ग्रोथ की। इधर से आपने जो है ना अपनी एक तरह से एसेट्स बनाने हैं, और इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, इंटरनेशनल स्टॉक्स, पाकिस्तानी स्टॉक्स और रियल इस्टेट। तो अब ये आपका जो थर्ड वाला लेयर है ना, ये अब आप थोड़ा सा डिपेंड करता है आप फाइनेंशियल लिटरेट कितने हैं, आपने डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में रिसर्च कितनी की हुई है, आपको कन्विक्शन किस में ज़्यादा है। अगर तो कोई बहुत ही फाइनेंशियल लिटरेट बंदा है और वो इस सारी चीज़ें समझता है, तो आई थिंक उसके लिए फिर एक आइडियल पोर्टफोलियो हो सकता है कि तकरीबन 20% जो है सेफ्टी गोल्ड में होनी चाहिए, 10% उसके पास कैश भी होना चाहिए जो कि इमरजेंसी फ़ंड होता है, और जो रिमेनिंग 70% है वो उसने पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर दिया। अब कोई इंसान जिसके अंदर इतनी कन्विक्शन नहीं है, जो अभी नहीं समझता कि स्टॉक मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देती है, उसके लिए फिर ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बेस वहीं रहती है, कैश और गोल्ड की वहीं रहेगी, और फिर उसके बाद स्टॉक्स की परसेंटेज जो है वो कम करके थोड़ा सा वो उसमें रियल इस्टेट ऐड कर लेता है, क्योंकि उसकी पर्सनल कन्विक्शन उस साइड पे जा रही है। और यहाँ पे मैं भी जिस तरीके से बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आपको डेटा भी शो कर रही है, बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है, मेरा एक पर्सनल बायस भी है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी कंपनीज़ हैं और इसका जो पूरा पैटर्न होता है 25 ईयर्स का बूम बस्ट साइकिल का, उसको मैं डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ। तो जिस चीज़ को आप डीपली अंडरस्टैंड करते हैं उस पर फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा बेट भी करते हैं, क्योंकि आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं। सो इट डिपेंड्स हाउ फाइनेंशियली लिटरेट यू आर, उसके हिसाब से इन 3-4 स्टेप्स पे आप एक बड़ा अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो कि इवन जिस तरह से वर्ल्ड चेंज भी हो रही होगी वो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी देगा और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देगा। अब ये जो जवाब आपने दिया है अब्दुर्रहमान साहब, मेरी गुजारिश होगी, गो कि काफ़ी कम्प्रिहेंसिव था, बड़ी एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से आप बात कर रहे हैं, और लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे व्यूअर्स के लिए इसको सम अप करते हुए 2 लाइनों में इसी बात को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, हमने जैसे पहला डिसीजन था शेल्टर डिसीजन, तो वो आपने हर किसी का डिफरेंट होगा, ठीक है, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद की जो आपकी सेविंग्स हैं उसको आपने परसेंटेजेस में मैंने आपको डिवाइड करके बताया, और जो फाइनेंशियली लिटरेट लोग हैं, और फाइनेंशियली लिटरेट लोगों का मेरा मकसद ये है कि जो लोग समझते हैं कि डेटा से वो कन्विंस हो गए हैं कि स्टॉक मार्केट आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देती है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट भी देती है, तो ये मेरी सेविंग्स का अच्छा परसेंटेज होना चाहिए, स्पेशली जो ग्रोथ एंगल है। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हो सकता है कि 10% कैश, जो कि एक तरह से इमरजेंसी फंड हो गया, 20 से 25% गोल्ड, क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अनसर्टनटी है दुनिया में, तो गोल्ड के भी बड़े अच्छे चांसेस हैं अच्छा परफॉर्म करने के। और जो रिमेनिंग 60% बन जाता है उसको फिर आपने स्टॉक्स में डिवाइड कर देना। वाह, स्टॉक को यानी आपने लॉयंस शेयर। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का अगर कोई सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर अकील करीम डैडी साहब के बाद को हो सकता है तो वो आप हैं। मैं डैडी साहब से बड़ा इम्प्रेस। मैं एक और बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो आपने जैसे बताया ना, ये कन्विक्शन जो है ना वो डेटा से आई। मुझे याद है 2022 का टाइम था, तो डीवैल्यूएशन थोड़ी स्टार्ट हो गई थी पीकेआर की, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है, अब डॉलर भी जिस तरीके से ऊपर जा रहा है तो इतनी अच्छी एसेट क्लास नहीं है। तो उस टाइम पे ये सारे नंबर जो मैंने आपको बताया कि यूएस स्टॉक मार्केट ने इतना रिटर्न दिया, पाकिस्तान इतना दिया, उस टाइम पे भी जब इंडेक्स हमारा 40,000 पे होता था, मैंने ये सारे नंबर्स चेक किए पिछले 25 ईयर्स, और उस वक्त भी जब हमारा इंडेक्स कम भी था तब भी यूएस से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा था लास्ट 25 ईयर्स। सो डेटा गिव्स यू कन्विक्शन। जब आप एक दफ़ा आपसे किसी ने कोई बात की, आप जाके उसको चेक करते हैं, और जब आपको फिर पता चलता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा था, जो नया पॉइंट मुझे पता चला है, मैंने उसको भी चेक कर लिया, दैट गिव्स यू कन्विक्शन। मुझे आपकी बात पे यकीन है, वरना फिगर फजिंग देख कर ना, जितनी फजिंग हमारे मुल्क में होती है, और इसके लिए तो बड़े बड़े नाम हैं, चूँकि आप बैठे हैं, मैं अगर अकेला होता तो मैं टिका के मैं तो हर एक नाम ले लेता हूँ मुँह फाड़ के, लेकिन मैं नहीं रहता, मैं थोड़ा सा जो है वो वज़ादारी का सबूत दे रहा हूँ। लेकिन ये जो फजिंग है, इसको जहन में रखते हुए मैं इस पे ज़्यादा एतबार नहीं करता था। आपकी बात पे एतबार करते हुए जो मैंने डेटा एक्सप्लोर किया है, वो वाकई अच्छी बात स्टॉक मार्केट की ये कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है, आप 30 साल पुरानी चीज़ भी देख सकते हैं। मोर और लेस वही है जो आप कह रहे हैं। अच्छा, अगले 5 साल में क्या करने जा रहे हैं, क्या इरादा है आपका, क्या अज़ाइम है आपके? क्योंकि जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, मैल्कम मार्शल की स्पीड से, आप क्या करते अपने आप को देख रहे हैं? अरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेरा खुद का एक पैशन भी है, और ये जो प्रोफेशन मैंने अडॉप्ट किया है, इसको सिर्फ मैं एक प्रोफेशन नहीं समझता बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम, अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस कम करने के लिए हमारी बात सुन रहे होते हैं, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। और फिर जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि जो 2 मेरे मेंटर्स हैं, वॉरेन बफेट और रे डालियो,
उन्होंने सिखाया कि आपके पास एक 5 ईयर जो है टारगेट भी होना चाहिए, 1 ईयर टारगेट भी होना चाहिए और एक 10 ईयर प्लान भी होना चाहिए। तो 5 ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है और आजकल मैं इस पर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। हम लोगों का एम है कि 5 सालों में सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म से हम लोग 1 मिलियन न्यू इन्वेस्टर्स जो है ना पाकिस्तान में क्रिएट करें। वाह। हाँ, और 10,000, अब इन 1 मिलियन तक हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए हमें एक 10,000 एक्सपर्ट रिटेल इन्वेस्टर्स की आर्मी भी चाहिए होगी, जो कि हमारे अंडर खुद जो है वो ट्रेन हो और फिर आगे जो है एक मैसेज हमारा आगे लेके चले। लोगों का जो मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं स्टॉक मार्केट में उसको प्रैक्टिकली लोगों को शो करके अपने अजीज़ व अकारिब में जो है वो मैसेज स्प्रेड करें। मैं बल्कि एक मेरी ड्रीम है कि आज से 5 साल बाद हर यंग पाकिस्तानी जो अर्निंग इंडिविजुअल है उसके मोबाइल में ना एक इन्वेस्टिंग की ऐप हो जो कि रेगुलेटेड, जिसके थ्रू वो स्टॉक मार्केट में या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि SECP से रजिस्टर्ड है, सेफ़ इन्वेस्टिंग जो है ना वो अपने मोबाइल के थ्रू करे। सो ये एक मेरा 5 ईयर प्लान है। 1 ईयर प्लान जो है उसमें हम लोगों की जो एडवाइजरी सर्विसेज है और जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की मूवमेंट चला रहे हैं अपने YouTube चैनल के थ्रू, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो। हम लोग कोशिश पूरी करते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करें, जिस तरह से 2025 में की थी उसी तरीके से 2026 में भी करें। और जो 10 ईयर प्लान है वो है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को और मज़ीद सीख के, और जो हमारी पूरी टीम भी है पिछले 2-3 साल में जो डेवलप हुई है, वो फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करे वैल्यू इन्वेस्टिंग में। ये सेम चीज़ जो हम आज पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं वही हम एक एडवाइजरी सर्विसेज इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉन्च करें, जिससे एक तरह से पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर बने इन्वेस्टमेंट में। सो वहाँ पे फिर जो है जो सारे मेंटोर्स हैं वॉरेन बफेट और रे डैलियो, उनको फॉलो करते हुए लोगों को बाहर की एसेट क्लास पे भी जो है एडवाइस करें और फिर उससे जो डॉलर्स हम लोग जनरेट करते हैं वो पाकिस्तान में लेकर आएँ वापस। तो ये मेरे कुछ 5 ईयर्स और 1 ईयर और 10 ईयर प्लान्स। अच्छा, ये तो माशाल्लाह आपने पूरे जिसे कहते हैं दिहाई के प्लान्स बना लिए। लेकिन इफ़ बिगिनर लाइक मी कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे, या फिर कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, क्योंकि जो बिगिनर है उसको नहीं इतना एक्सपीरियंस, तो जिससे आप कहें कि अवॉइड करने चाहिए? अच्छा, इसमें मैंने देखा है इन्वेस्टिंग में एक तो इमोशंस का भी बहुत ज़्यादा रोल है। तो मैं आपको ना एक इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं फर्स्ट 6 मंथ्स में उसके बारे में भी टिप्स दूंगा, और जो नंबर 1 मिस्टेक करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स वो भी आपसे शेयर करूंगा। देखिए, रिसर्च भी प्रूव करती है कि इन्वेस्टिंग में इमोशंस का बहुत ज़्यादा रोल है। तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है कि मैंने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो ठीक है नहीं है, कहीं मुझे कहीं और इन्वेस्ट कर लेना चाहिए, अगर कोई थोड़ा प्रॉफिट बन गया है मैं उसको बेच दूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। तो आपके पास ना जब आप शुरू करते हैं आपके 2 रास्ते होते हैं, और रिसर्च भी इसको प्रूव करती है कि अगर आप सही रास्ते पे चले जाएंगे जिसमें आप अपनी लर्निंग में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं, तो आपकी ये जो एंजाइटी है ना ये थोड़े टाइम बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लग जाएगी। अगर आप इस साइड पे नहीं जाएंगे, लर्निंग में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और बस ऐसे ही लोगों की बातें सुनते सुनते इन्वेस्ट करते रहेंगे, फिर आप यही करेंगे कि कोई चीज़ ऊपर चली गई, आपने ख़रीद ली, फिर जब वो नीचे आ गई तो उसको बेच दिया, जिसको हर्ड मेंटालिटी कहते हैं। तो फर्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आपने अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करना है। यूट्यूब पे अच्छी वीडियोस देखें, कंपनीज़ को समझें। अच्छी बात होती है स्टॉक मार्केट की, हर 3 महीने बाद हर कंपनी अपनी रिपोर्ट पब्लिश करती है, उसको पढ़ने की कोशिश करें। और अब इसकी पर्सनल भी अगर मैं देखूँ ना, चूँकि अब ऑलमोस्ट 500 से 1000 लोग मैंने ख़ुद भी देखा है जो कि अपनी इस जर्नी को उन्होंने स्टार्ट किया है। तो जैसे जैसे हम उनको सही गाइड करते हैं, बताते हैं कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बूम बस साइकिल कैसे होता है, अभी हम लोग क्यों समझते हैं कि अगले 1-2 साल में अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन है, तो जैसे जैसे वो सही ट्रैक पे चीज़ें को समझते रहते हैं, 3 से 6 महीने में वो जो सारे बिगिनर क्वेश्चंस होते हैं ना वो उनके ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो भी उस चीज़ पे फोकस करने लग जाते हैं कि बिज़नेस क्या कर रहा है, रोज़ रोज़ प्राइस नहीं देखते। तो अगर आप सही ट्रैक पे चले जाएंगे, विदिन 3 to 6 मंथ्स आप जो है आपकी ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर होते हैं शुरू में, वो जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। और अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो नंबर 1 गलती रिटेल इन्वेस्टर्स शुरू में करते हैं जी, वो होती है कि किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं जो कि अनाउंसमेंट्स पे चल रही होती है। यानी कि ऐसी कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज़ होती हैं स्टॉक मार्केट में, वो आके ऐलान कर देती हैं कि हम ये बिज़नेस करने जा रहे हैं, या ये हमारा बिज़नेस जो है ना उसमें हमें बहुत बड़ा कोई ऑर्डर मिल गया है और अब हमारी कंपनी जो है ना वो बहुत बड़ी हो जाएगी थोड़े सालों में। और वो जो टॉक ऑफ द टाउन कंपनी होती है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ट्रैप ऑफ द टाउन कंपनी बन जाती है। सारे जो है ना उसमें इन्वेस्ट करके उसकी प्राइस ऊपर चली जाती है, रिटेल इन्वेस्टर्स को आखिर में पता चलता है और वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये इसमें होता असल में ऐसे है कि जब भी कोई कंपनी बहुत बड़ा प्लान शेयर करती है,
एक तो 50% चांस होता है कि वो अचीवेबल नहीं होता, ठीक है। फिर दूसरा 50% ये भी होता है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया में जो है चैलेंजेस आ जाते हैं, रेगुलेटरी चैलेंजेस आ जाते हैं, आपकी कस्टमर की तरफ से चैलेंजेस आ जाते हैं, तो जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर होते हैं जितनी जल्दी ये चीज़ हो जाएगी वो होती नहीं है। और उस टाइम में फिर जब वो स्टॉक नीचे आता है, लोगों का नुकसान होता है, फिर लोगों का पूरी स्टॉक मार्केट से रुझान जो है ना वो उड़ जाता है। वो कहते हैं कि एक कंपनी में हमारा बुरा एक्सपीरियंस है तो सारी ऐसे सब जो है वो सट्टा करते हैं। तो आपका एम होना चाहिए कि पहले साल में आपने इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो कंपनी अनाउंसमेंट्स पे चल रही होती हैं, इससे दूर रहना है। और पहले साल में कोशिश मत करें कि मैं पहला स्टॉक लूँगा वो डबल हो जाएगा। इवन ये सारे फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट, रे डालियो, इनकी भी आप कहानी सुनेंगे, ये भी इन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया। शुरू आगाज़ सबका ऐसे ही होता है। अमेरिकन रेल रोड जब उसको ऑर्डर्स मिले ना रेल रोड सिस्टम को, तो उन्होंने स्टॉक मार्केट में इसी तरह की लातादाद कंपनियां जिसको ऑर्डर्स मिले, जिनको शिप बनाने के ऑर्डर्स मिल गए, जिनको स्पेस शिप की तरफ से, जिनको बड़े ये जो पैसेंजर प्लेन्स हैं, ये जो एयर बस है, ये जो बड़ी वाली A380, उसके एकदम शूट करता है, कहाँ से कहाँ चला जाता है। और थोड़ी सी कहीं फिर जब बैड नेम आ जाए, जैसे राफेल, एकदम बेचारा वो ज़मीन दोज हो गया। फौरी तौर पर मसाइल आते हैं जब बहुत ऊपर जाती चीज़। इसी तरह जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो जो ट्रैप ऑफ द टाउन है ना, वाकई वो इसी की बुनियाद पर कायम होता है कि जनाब हमारे पास तो अब फलां अकाउंट्स आ गए हैं, तो आंखें बंद करके इन्वेस्ट, तो उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ, शुरू में कोशिश करें, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चलाएं। पहले साल में आपका मकसद नहीं होना चाहिए कि मैंने पैसे डबल करने हैं, ट्रिपल करने हैं। पहले साल में बेसिक सीखें, एजुकेट करें अपने आप को। अच्छा, तो अभी आपने इतना डिटेल, बल्कि खाली इस वाले में नहीं, इससे पिछले व्लॉग में भी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन मेरे ना कुछ छोटे छोटे से सवाल है। आप कह लें कि क्विक शॉर्ट आंसर्स या रैपिड फायर। ठीक। आप तो चले हैं ही यहाँ के एक्सपर्ट, और जैसे आफ्ताब सब कहते हैं विजिट, इवन अगर मैं इनका शागिर्द हूँ मैं अपने आप को इनका शागिर्द समझता हूँ। तो मैं यही कह रही थी कि आप भी अगर जवाब देना चाहें तो आपसे भी मैं साथ ही सवाल करूँगी। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जी अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही हो तो फिर क्या करना चाहिए? इसमें ना बल्कि ठहरे, एक्सपर्ट ओपिनियन से पहले शागिर्द आप जवाब देना चाहेंगे? मेरा तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स होगा, बिल्कुल ही मेरा तरीकाकार यही है लाइफ में। मैं तो जब मार्केट डाउन होगी ना जी, तो मैं उस वक्त बाइंग करूंगा और टिका के बाइंग करूंगा। ओके। मैंने ये बात रे डालियो से भी सीखी है, ये मैंने आपके गुरु से भी सीखी है, वॉरेन बफेट से। बाय व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट्स। यस, ये देखा। अच्छा, इसमें मेरा आंसर ये होगा कि एक स्टेप। आप वैसे इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप पास हो। 80% ऑफ द टाइम ये एडवाइस बिल्कुल ठीक होती है। फर्स्ट स्टेप होता है कि अपने फ्रेमवर्क को रिव्यू करें, यानी कि अगर तो स्टॉक मार्केट सही वजह से क्रैश कर रही है, लेट्स से पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है और उसकी वजह है कि वो बहुत महंगी हो गई थी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ रही है या पाकिस्तान के मैक्रो इंडिकेटर्स ख़राब हो रहे हैं, तो फिर आपको बाय नहीं करना चाहिए। बट इफ़ नथिंग हैज़ चेंज्ड इन योर फ्रेमवर्क और स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है, तो फिर वो अपॉर्चुनिटी है और आपको फिर बाइंग करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक छोटी सी मिसाल में यहाँ पे, आपका वैसे रैपिड फायर है लेकिन हमें टाइम की कोई कदगन तो नहीं है ना, क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग वो है सवाल। एक साहब जो मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, जापान में हैं और जापानीज़ मार्केट, आपको पता है जापानीज़ बहुत इंथ्यूज्ड होते हैं इस मामले में। उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, जैसे जापानीज़ गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो अपने लोगों के पैसों से वो करते हैं ना अमेरिकन बॉन्ड में। अब वो जो सिक्योरिटी बॉन्ड है उनका, और वो अंधाधुंध ऊपर जा रहा होता है। तो कुछ हालात को भांपते हुए ऐसी बात कर रहे थे, तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो मुझसे पूछेंगे। मैं कहा यार आपको किसने कहा है कि मैं कोई, ये तो किसी विजिट से पूछो। तो उनका नहीं, कॉमन सेंस का तकाजा क्या, और मेरा ख्याल है तुम में कॉमन सेंस बहुत है। तो मैंने उससे जो मशवरा दिया, नहीं आज से कुछ 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने कहा कि जो आप देखें कि जापानीज़ इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा अमेरिकन बॉन्ड में है, तो ये मार्केट बहुत नीचे जाएगी। तुमने अगर इधर कर रखा है ना तो तुम अच्छे रहोगे अगर तुम इज्जत बचा के ना निकल जाओ इसमें से। आज वो दुआएं दे रहा है मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मुझे पता था कि अमेरिकन सिक्योरिटी बॉन्ड के साथ फ्यूचर में होने क्या जा रही है। जापान वापस कर रहा है, बरतानिया वापस करने जा रहा है, और गोल्ड उसकी जगह लेता चला। डी-डॉलराइजेशन का पूरा थी। जी जी जी। अच्छा, ये आपकी जापान वाली एग्जांपल से मेरे माइंड में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है
और हमारे पाकिस्तान में जो लोग डॉलर्स में अर्न करते हैं, लेट्स से आईटी से उनका ताल्लुक़ है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मैंने लेटली देखी, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। और वो ये है कि ज़्यादातर लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बूम आया है पिछले 10-15 सालों में, तो ये जो अमेरिका की 5 बिग कंपनीज़ हैं, इसको फैंग भी कहते हैं, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं इसको कहते हैं फैंग। फैंग है फेसबुक, एप्पल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स और गूगल। ये मतलब कि फ्लैगशिप हैं पिछले 10 सालों के, जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिए हैं। अब आप इन सब का रिकॉर्ड देखेंगे 1 जनवरी 2016 से, पूरे 10 साल हो गए अब, तो इन सब कंपनीज़ ने, किसी ने $1 को $8 किया है, किसी ने $9 किया है, किसी ने $10 किया है, यानी कि समवेयर बिटवीन 7 to 8 टाइम्स आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है 10 सालों में इंक्रीज़ करके दिया है। और ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जिसका एक एक्रोनिम बन गया है कि ये स्टॉक मार्केट के सबसे अच्छे परफॉर्मर्स हैं पिछले 10 साल के। और पाकिस्तान में भी एक आईटी कंपनी है, वो है सिस्टम्स लिमिटेड। सेम अरसे में इसी कंपनी ने जो है आपके $1 को $11 तक पहुँचाया। यानी कि जो टॉप 5 एग्जाम्पल्स हैं अमेरिका की, जिसको लोग कोट करते हैं, उसको पाकिस्तान की एक आईटी कंपनी जो है सबको बीट करती है डॉलर टर्म्स में। और ये कंपनी भी आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, पहले अमेरिका को करती थी, फिर मिडिल ईस्ट में करती है। तो अगेन वही चीज़ कि डाइवर्सिफिकेशन करनी चाहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी को, लेकिन पाकिस्तान में जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हों उसको भूलना नहीं चाहिए। ख़वातीन हज़रात, मैं यहाँ पे एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये करने जा रहा हूँ कि मैं एक ऑप्शन पे आजकल काम कर रहा हूँ। बेशुमार फाइनेंशियल विज़र्ड्स होंगे, साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक विज़र्ड्स मौजूद हैं, इसी तरह सिस्टम्स से मुतालिक, आईटी से मुतालिक बेशुमार, प्रोडक्शन से मुतालिक लोग हैं। मैं हमेशा इन लोगों की तलाश में रहता हूँ। तो हो सकता है हम अनकरीब एक फ़ीचर ये बना लें कि ख़बरहार में मैं एक छोटी सी विंडो 5 मिनट की रखा करूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस हों या कोई ख़ास नसीहत हो किसी विज़र्ड से आप तक पहुँचाने के लिए, तो मैं अब्दुर्रहमान नजम साहब को भी ऑन बोर्ड आने की दावत दे रहा हूँ आज से। तो इंशाल्लाह अगर मुमकिन हुआ तो ये भी रेगुलर बेसिस पर एक 5 मिनट्स की विंडो के साथ ज़रूर आपके लिए मौजूद होंगे। जी जनाब। सर मेरा रैपिड फायर इतना रैपिड तो नहीं रहा, बट स्टिल कम बैक टू द रैपिड फायर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। या तो मुझे ये बताइए अब्दुर्रहमान साहब कि मंथली इन्वेस्टिंग बेटर है या फिर लमसम? अगेन इसको हम डिवाइड करते हैं। देखिए, जिसके पास लमसम इन्वेस्टमेंट है, डेटा शो करता है कि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि स्टॉक मार्केट ने ग्रो करना है। बहुत कभी अगर 7-8 साल वो बढ़ती है तो 3-4 साल उसमें करेक्शन आती है। तो अगर तो आपके पास लमसम इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है और आप फाइनेंशियली लिटरेट भी हैं, तो आपके लिए बेहतर है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो इंसान हर महीने सेव कर रहा है और उसके पास एक लमसम अमाउंट नहीं है, तो फिर उसको दिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो उसके लिए मंथली इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, वो भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। आप अग्री कर रहे हैं? हाँ, या आपका कोई जवाब डिफर करता है? एब्सोल्युटली नहीं, मैं एग्री करता हूँ इनकी इस बात से, बिल्कुल ठीक है। साथ ही बताइए कि जी इंडेक्स इन्वेस्टिंग या इंडिविजुअल स्टॉक रिसर्च? अच्छा, इंडेक्स इन्वेस्टिंग बेसिकली होता है कि आपने 1-2 कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने ज़्यादातर कंपनीज़ जो है सब में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया। तो अगेन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप नहीं समझते कि कौन सा बिज़नेस बेहतर है दूसरे से, लेकिन आपको ये समझ आ गई है कि लॉन्ग टर्म में बिजनेसमैन ने पैसा बनाना है, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग बहुत अच्छा है। ये जो सारे हमने आपको 3 प्लान्स दिए, 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, इसमें जो रिटर्न अज्यूम किया 1 साल का, वो इंडेक्स का ही रिटर्न था। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स को पढ़ना मेरा क्योंकि पर्सनल पैशन है, और इसको पढ़ के आप रूल ऑफ 72 में एक और स्टेप ऊपर चले जाते हैं। कंपाउंडिंग और अच्छे तरीके से होती है क्योंकि आप ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। तो मेरा पर्सनल पैशन इंडिविजुअल स्टॉक्स का है, कंपनीज़ के बारे में पढ़ने का है, लेकिन शायद जो लोग सुन रहे होंगे उसमें से 80% लोगों के लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग ज़्यादा बेहतर है। हाँ जी, आर यू डन विद? नहीं सर, छोटे से बस 2 और सवाल रह गए और छोटू से हैं कि स्कैम इन्वेस्टमेंट्स को कैसे पहचानें? देखिए, स्कैम्स जो है ना, ज़्यादातर 90% कभी भी रजिस्टर्ड कंपनी नहीं होगी। वो आपको, ज़ाहिर है ऑब्वियसली, अगर आप किसी मुल्क में उसको रजिस्टर कर लेंगे और कोई स्कैम करेंगे तो कल को आपको वो रीच आउट करके आप पे फाइन्स भी लगा सकते हैं। तो हमेशा चेक करें जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस कंपनी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक रजिस्टर्ड एंटिटी है कि नहीं। पाकिस्तान की कंपनी है तो चेक करें उसकी SECP रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। UK की कंपनी है तो FCA, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है। ठीक है, फिर जो वो क्लेम्स कर रहे हैं उसको भी चेक करें। और अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में स्कैम्स की बात करें तो आप ये समझें कि आपने कभी भी जो रजिस्टर्ड ब्रोकर है
जो जिसको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप जो है लोगों के लिए स्टॉक्स खरीद सकते हैं, आपने हमेशा जो चेक देना है उनके नाम का देना है, या अगर बैंक अपने बैंक से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, जिस अमाउंट से आप शेयर परचेज़ करेंगे वो उस कंपनी के नाम पे ट्रांसफ़र करें। ये ना करें किसी इंडिविजुअल उधर का जो एम्प्लॉई है उसके नाम पे कर दिया, ये भरोसा करके कि ये भी ख़रीद सकता है, ऐसा नहीं होता। उस कंपनी का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसमें ट्रांसफ़र करें, फिर आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा। Okay, my last question. What is the best age to start investing? देखिए इसमें तो मशहूर जो है कोट है, द बेस्ट डे टू स्टार्ट वाज यस्टरडे एंड द सेकंड बेस्ट डे इज़ टुडे। वाह। तो जितना जल्दी स्टार्ट करते हैं उतनी ज़्यादा कंपाउंडिंग जो आपके फेवर में जाएगी। सो जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया उनको फ़ौरन स्टार्ट करना चाहिए। बहुत शानदार गुफ्तगू रही आज। मुझे इनकरेजमेंट हो रही है कि ये जो दूसरा एपिसोड था ये पहले से ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव और एब्जॉर्बिंग था। अ फाइनल वर्ड फ्रॉम यू, एड्रेस योर ऑडियंस, एड्रेस योर व्यूअर्स विद अ सॉलिड मैसेज कि क्या करना चाहिए इन्हें। अच्छा, मेरा मैसेज पहले तो हमारे सारे मेंबर्स और जितने हमारे एग्जिस्टिंग कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको मैं थैंक यू करना चाहूँगा। आपकी वजह से ही जो है हमारी कंपनी और ये जो पूरी मूवमेंट चल रही है लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट बनाने की, वो कामयाब हो रही है। जो लोग अभी तक किसी भी वजह से जो है स्टार्ट नहीं कर पाए, थोड़े दिन पहले मैं टोनी रॉबिन्स जो है उनको सुन रहा था, बहुत मशहूर दुनिया के नंबर 1 मोटिवेशन स्पीकर हैं। तो वो कहते हैं कि बहुत दफ़ा लोग जो कि वो लोगों की पेन पॉइंट्स को सुनते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे आप जो अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं, तो बताते हैं अगर आप अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे तो ज़रूर कोई ना कोई पेन पॉइंट है जिसको आप अभी तक ना एड्रेस नहीं कर पाए। इस वजह से आप हमेशा सुनते हैं कोई चीज़ और फिर आखिर में एक्शन नहीं लेते, कहीं इधर उधर हो जाते हैं। वाह, क्या तो अच्छी बात। ज़्यादातर स्टॉक्स में ना 3 पेन पॉइंट्स मैंने देखा है लोगों के। एक फर्स्ट होता है लोगों के स्टॉक मार्केट के बारे में मिसकंसेप्शन होते हैं। आई थिंक आज आपने ये सारी डिस्कशन सुनी होगी, उससे वो दूर हो गए होंगे। दूसरा पेन पॉइंट होता है कि उनके अराउंड जो लोग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स या दोस्त, वो कहते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, तुम भी मत करो। उनको आप जाके डेटा शो करें कि हो सकता है आपसे कोई गलती हो गई हो, आपको कोई गलत एडवाइज़र मिल गया हो, डेटा तो शो कर रहा है कि ये इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। थर्ड फिर होता है कि आप जिन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। तो जब आपको नॉलेज नहीं होती आप हमेशा घबरा जाते हैं। तो अपना पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करें और उसको सही तरीके से एड्रेस करें। अगर वो पहला वाला पॉइंट है तो आई थिंक इस पॉडकास्ट ने उसको एड्रेस कर दिया होगा। सेकंड पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया आप डेटा को रिव्यू करें। और अगर आप कंपनीज़ को लेके घबरा जाते हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर आई थिंक मोर देन 50 कंपनीज़ की वीडियोज़ बनी हुई हैं। तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पहले उसके बारे में डिटेल में पढ़ें। आपके जितने भी लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, जैसे हमने बच्चों के लिए जो एजुकेशन का एक पूरा प्लान था सेविंग का, वो भी पूरा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग है और जो इन्वेस्टमेंट है आपको बहुत फ़ायदे देगी। आपकी काफ़ी सारी ड्रीम्स जो हैं वो पूरी हो सकती हैं सेविंग करके। आप हज पे भी जा सकते हैं। आप लोगों ने बच्चों की शादियों के लिए लोग बहुत ज़्यादा सेव करते हैं, वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना होगा। और मेरा एक बड़ा फेमस सेइंग है एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल सेज द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज़ टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। तो ये सारी जो नॉलेज गैदर कर रहे हैं उसके बाद जो है ना एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, फिर ही सारी चीज़ें होंगी। शुरू में थोड़ी सी घबराहट होगी, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करें, वो भी सब रिजॉल्व हो जाएगा। और आखिर में आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि जो हमारा मिशन है 1 मिलियन पाकिस्तानीज़ को जो है फाइनेंशियल लिटरेट बनाने का, आपका हाथ बटाएंगे हम। उसने आज जो है और पहले भी बहुत ज़्यादा हमारी मदद की है। सो थैंक यू सो मच। ख़वातीन व हज़रात, आज की इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू आपने एंजॉय की होगी और मैं यकीन रखता हूँ कि इनएक्शन का शिकार, इनर्शिया के शिकार जो दोस्त हैं उन्हें अपने पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में आज की गुफ्तगू बहुत मावनत करेगी। अब्दुर्रहमान नजम के साथ हमारा डायलॉग जारी रहेगा और इसी वसातत से हम आप तक पहुँचते रहेंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।